नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीए तेजस अंधारिया भावनगर गुजरात से। और आज हम जानेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न कौन कौन से हेड में बटा हुआ है, कौन कौन से हेड में इनकम को डिवाइड किया गया है और इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए कौन कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट्स आवश्यक है वो देखते हैं। चलिए, तो हेड्स ऑफ इनकम जो है, मतलब जो पूरी आपकी इनकम है, वो इनकम टैक्स एक्ट के तहत टोटल 5 हेड्स में बटी हुई है। पहला जो हेड है वो सैलरी का हेड है। आपको एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को इनकम देता है, तो कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप वगैरह एस्टेब्लिश होती है तो वहां पे सैलरी का हेड आता है और सैलरी की इनकम कही जाती है। फॉर्मर एम्प्लॉयर भी कवर है, मतलब कि आपको अगर रिटायर होने के बाद पेंशन मिल रहा है तो पेंशन भी सैलरी के हेड में ही जाएगा। दूसरा हेड आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, मतलब आपके पास जो भी हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल भी हो सकती है या तो कमर्शियल भी हो सकती है, लेकिन अगर वो हाउस प्रॉपर्टी है तो उसमें से आपको रेंट की जो इनकम हो रही है उस रेंट की इनकम को यहाँ पे टैक्स में लिया जाएगा। तीसरा जो हेड है वो है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब जो व्यक्ति बिजनेस करता है या तो कोई व्यवसाय प्रोफेशन करता है उसकी जो इनकम हो रही है वो इस हेड के अंडर में आएगी। और चौथा हेड है कैपिटल गेन्स का। तो कैपिटल गेन मतलब कि आपके पास कोई, मान लीजिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका आप सेल कर रहे हैं, उसमें से कोई गेन या लॉस हो रहा है, या तो मान लीजिए आपके पास कोई और कैपिटल एसेट है जैसे कि शेयर्स है, डिबेंचर्स है, गोल्ड है आपके पास, तो ऐसी कोई चीज अगर आप जो कैपिटल एसेट है उसको सेल कर रहे हैं, उस पे जो गेन या लॉस हो रहा है वो कैपिटल गेन वाले हेड में आएगा। और पांचवा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये जो पहले हमने 4 हेड देखे उसमें से किसी भी हेड में मान लीजिए कोई इनकम आ नहीं रही है और वो अगर इनकम भी है तो ये 5 में हेड में आ जाएगी। ये जो है वो रेजिड्यूरी हेड है, इसमें सारी इनकम जो बचती है वो कवर हो जाती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अभी देखते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए कि जो आपको अपने टैक्स कंसल्टेंट या सीए को देने होते हैं। तो पहले तो जनरल इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं कि जनरल इंफॉर्मेशन, मान लीजिए अगर आप किसी के पास पहली बार रिटर्न फाइल करवाने के लिए जा रहे हैं तो वहां के आपको बेसिक इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी पहले साल में, जैसे कि आपके पान कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, ईमेल आईडी अपना और मोबाइल नंबर। ज्यादातर लोगों के पास मोबाइल नंबर तो आजकल होता ही है, लेकिन ईमेल आईडी अभी भी काफी लोगों के पास नहीं होता है, तो टैक्स कंसल्टेंट या सीए अपना कोई ईमेल आईडी बना के यहाँ पे डाल देता है। ऐसी भी कई जगह पे प्रैक्टिस चल रही है। उसके बाद डेज ऑफ प्रेजेंस इन इंडिया, आप इंडिया में कितने दिन थे उसका पूरा गिनती पिछले साल में, जिस साल का आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो। अगर कोई व्यक्ति इंडिया में ही रह रहा है पूरे साल तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति नॉन रेसिडेंट है, मतलब बाहर रह रहा है और कुछ दिनों के लिए इंडिया में आ रहा है, तो उस आदमी को ये सब इंफॉर्मेशन देनी होगी जिससे कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस जो है एक्ट के हिसाब से वो पता कर सके टैक्स कंसल्टेंट, और उसके हिसाब से उसकी कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी या कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी वो डिसाइड होगा। उसके बाद 2 प्रोविजंस जो पिछले साल से इंट्रोड्यूस की गई है उसके बारे में बता देता हूं कि अगर कोई आदमी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रहा है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल में किसी भी समय अगर आपके पास किसी भी प्रकार के अनलिस्टेड, जो लिस्टेड नहीं है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, ऐसे इक्विटी शेयर्स हैं या तो थे पिछले साल में, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। अभी सभी चीजों की क्या क्या डिटेल्स देनी है ना वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकूंगा क्योंकि उसके पूरे डिटेल टेबल्स भरने होते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं कि जो आईटीआर 1 से लेके जितने भी आईटीआर है वो सभी आईटीआर के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वहां से जाके आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूं कि सपोज अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स की डिटेल्स देनी होगी तो क्या डिटेल्स है वो आपको उस रिटर्न में पीडीएफ में वहां पे पूरा टेबल दिया ही गया है। और उसके बाद whether you were director in a company at any time during the previous year, कोई भी कंपनी में आप डायरेक्टर थे प्रीवियस ईयर में, मतलब जिस ईयर का आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं उसमें अगर डायरेक्टर थे तो आपको उसका डिटेल्स भी देना पड़ेगा। अब देखते हैं हम सैलरी के हेड की
डिटेल्स, और उसके बाद एक के बाद एक हेड हम लेते जाएंगे कि कौन से हेड की इनकम के लिए आपको कौन सी डिटेल्स इकट्ठा करनी होगी आईटी रिटर्न फाइल करने के लिए। तो उसमें से पहला है फॉर्म नंबर 16 और सैलरी सर्टिफिकेट। अगर आपको कहीं से वेतन सैलरी मिल रही है आपके एम्प्लॉयर की ओर से, तो आपको वहां से सैलरी सर्टिफिकेट लेना होगा। अगर सैलरी सर्टिफिकेट नहीं है तो फॉर्म नंबर 16 अगर आपको वो दे रहा है कि टीडीएस कट रहा है तो फॉर्म नंबर 16 आपको देगा। तो टीडीएस काटता है तो फॉर्म नंबर 16 जो मिल रहा है उसमें से सभी सैलरी की डिटेल्स मिल जाएगी, अदरवाइज सैलरी सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। और अगर ये भी आपको देने से अगर एम्प्लॉयर इनकार कर रहा है तो आपको अगर बैंक से सैलरी पे कर रहा है तो आपकी पासबुक वगैरह से भी ये डिटेल्स टैली हो सकती है। अदरवाइज आपको ऐसे ही बतानी होगी ओरली ही आपके टैक्स कंसल्टेंट को कि इतनी सैलरी मुझे मिल रही है, जिसके हिसाब से वो रिटर्न भर देगा। उसके बाद रेंट इनकम, मैंने आपको बोला था ना हाउस प्रॉपर्टी का है, तो रेंट की इनकम जो हो रही है तो सालाना कितनी रेंट की इनकम हो रही है, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका एड्रेस क्या है, वहां पे जो टेनेंट है मतलब जिसने आपसे ये प्रॉपर्टी किराए पे ली है उस व्यक्ति का नाम क्या है, उस व्यक्ति का अगर आपके पास पैन है इनकम टैक्स पैन तो इनकम टैक्स पैन भी आप वहां पे दे सकते हैं। उसके बाद आपको देना है प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट एंड कैपिटल अकाउंट। जिसकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है उसको प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट कैपिटल अकाउंट देना होगा, या तो अगर वो सेक्शन 44 AD या 44 AE में पढ़ रहा है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने जरूरी नहीं होंगे। ऐसे केसेस में पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट देना जरूरी नहीं है, उसमें कुछ जो इंफॉर्मेशन कंपलसरी है वो ही वहां पे देनी होगी। वो कौन सी इंफॉर्मेशन कंपलसरी है उस पे भी मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है, जिसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट कैपिटल अकाउंट अगर आप दे रहे हैं तो उसके साथ कुछ और भी लेजर अकाउंट्स देने पड़ सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट जिस हिसाब से मांगे उस हिसाब से। और कैपिटल गेन और लॉस की डिटेल, कैपिटल गेन और लॉस में मैंने जैसे कि आपको बताया कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने सेल की है तो वो आपने कब परचेज की थी, कितने में परचेज की थी, कब बेची, कितने में बेची उसमें से आपको कितने रुपए मिले, और उसकी जंतरी वैल्यू मतलब सर्कल वैल्यू जिसको बोलते हैं, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जिसको बोलते हैं वो कितनी थी, और ये प्रॉपर्टी आपने जो बेची उसके सामने अगर आपने और कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो क्या प्रॉपर्टी खरीदी है, कौन सी तारीख को खरीदी है, जिससे कि अगर आपको कोई डिडक्शन मिल रहा है सेक्शन 54 के हेड में तो वो भी आपको टैक्स कंसल्टेंट दिलवा सके। इसके लिए वो भी आपको वहां पे फर्निश करना होगा। आपको जिसको आपने प्रॉपर्टी बेची है वो बायर जो है उसका नाम, उसका पैन, कितने बायर थे, किसने कितने परसेंट में वो प्रॉपर्टी खरीदी है, वो सभी चीजें भी यहाँ पे पिछले साल से कंपलसरी कर दी गई है। उसके बाद आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स है उस सभी के, अगर बैंक पासबुक है तो पासबुक, और अगर स्टेटमेंट मिल रहा है तो स्टेटमेंट, कोई भी चीज, लेकिन सभी बैंक अकाउंट्स की पूरे साल की बैंक पासबुक और स्टेटमेंट देनी होगी। पूरे साल मतलब क्या समझ लीजिए, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 1920 का रिटर्न भरने जा रहे हैं तो फाइनेंशियल 1920 का मतलब होता है 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक की एंट्री जिसमें आ जाए इस तरह की पासबुक या तो बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, और यू कैन मेक अ मैन्युअल कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो। अगर आपके पास एफडीआर है तो उस एफडीआर का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट बैंक से लेना होगा। अगर बैंक में से वो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट वगैरह किसी भी तरह से मान लीजिए नहीं मिल रहा है तो आपको जो आपके पास एफडीआर तो है ही, तो एफडीआर में ही देख लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कौन सी डेट को वो एफडी बनाई थी, कौन सी डेट को मैच्योर हो रही है, उसके हिसाब से उस बैंक एफडीआर का इंटरेस्ट मैन्युअली भी कैलकुलेट किया जा सकता है। उसके बाद डिविडेंड की इनकम आपको जो भी मिली है, मान लीजिए आपका शेयर डिवेंचर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट है शेयर्स में, तो शेयर्स का जो डिविडेंड मिल रहा है तो वो शेयर्स के डिविडेंड की आपको डिटेल्स देनी है, या तो आपके पास बॉन्ड वगैरह है उसके इंटरेस्ट की आपको यहाँ पे डिटेल्स देनी है। फैमिली पेंशन इनकम डिटेल, फैमिली पेंशन मतलब क्या है, अगर कोई व्यक्ति जो कि उसका डेथ हो गया है और उसका जो स्पाउस है उसको उसका हस्बैंड या वाइफ के डेथ के बाद उसके स्पाउस को मिल रहा है पेंशन, तो उसको बोलते हैं फैमिली पेंशन। तो उस फैमिली पेंशन की डिटेल्स देनी होगी।
मान लीजिए आपको कहीं से गिफ्ट मिल रही है, कहां से, नॉन रिलेटेड पर्सन से। रिलेटेड पर्सन से अगर गिफ्ट मिल रही है जो इनकम टैक्स एक्ट के डेफिनेशन के अनुसार रिलेटेड पार्टी है, तो कोई चिंता नहीं है, वो गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है। लेकिन अगर नॉन रिलेटेड पर्सन हुआ, इनकम टैक्स एक्ट की डेफिनेशन में कवर नहीं हुआ, तो उसके पास से आपको कोई गिफ्ट मिल रही है, वो मान लीजिए रुपये वगैरह में हो, या तो कोई प्रॉपर्टी भी आपको गिफ्ट में मिल रही हो, या तो कोई ज़ेवरात भी आपको गिफ्ट में मिल रहे हो, तो वो सभी चीजें इसमें कवर हो जाएगी, वो सभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में आ जाएगी। उसके बाद फॉर्म 16 है, मतलब कि जहां जहां से आपका टीडीएस कट रहा है उस सभी जगह से आपको फॉर्म 16A मिलेगा। सैलरी का टीडीएस कट रहा है तो फॉर्म 16 मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। लेकिन सैलरी के अलावा भी जो जो टीडीएस कट रहे हैं ब्याज वगैरह पे, या मान लीजिए रेंट वगैरह पे, तो उसके बारे में आपको फॉर्म नंबर 16A मिलेगा। वो आपको देना है अपने टैक्स कंसल्टेंट को। फॉरेन एसेट अगर आपके पास है तो भी उसकी डिटेल्स आपको रिटर्न में बतानी है, अगर आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अगर आप मान लीजिए रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या तो मान लीजिए नॉन रेसिडेंट है, तो फॉरेन एसेट्स की डिटेल्स नहीं देनी है। अदरवाइज फॉरेन एसेट्स की डिटेल्स का भी एक अलग शेड्यूल है, वो भरना पड़ेगा रिटर्न में। उसके बाद हम ले लेते हैं डिडक्शंस, मतलब ये सभी जो 5 हेड की इनकम हम जोड़ देते हैं उसमें से डिडक्शंस मिलते हैं सेक्शन 80, सेक्शन 80C, 80D वगैरह में। 80C में ज्यादातर डिडक्शंस लोग क्लेम करते हैं, मतलब कौन कौन से डिडक्शंस, तो एग्जांपल अगर हम ले तो मान लीजिए आप कोई इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं, एलिजिबल इंश्योरेंस प्रीमियम जो भर रहे हैं तो उसका डिटेल्स। उसके बाद मान लीजिए अगर आपने पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया है तो उसका डिटेल देना है, या तो मान लीजिए आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका डिटेल, या तो आपने बैंक में 5 साल की टैक्स सेवर एफडीआर में इन्वेस्ट किया है तो उसका डिटेल। ये सभी 80C में आएंगे। उसके अलावा भी 80C में काफी डिटेल्स आते हैं, वो डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं। 80D में क्या है, 80D में आप जो मेडिक्लेम प्रीमियम पे कर रहे हैं, या तो जो सीनियर सिटीजन लोग हैं जो मेडिकल एक्सपेंडिचर इंकर कर रहे हैं, तो उनको भी 80D का लाभ मिलेगा। तो ये सभी डिटेल्स यहाँ पे देनी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति फिजिकली डिसेबल है, मेंटली डिसेबल है, तो उसके लिए जो 80U वगैरह के प्रोविजन है उसमें उनको बेनिफिट मिलता है, तो उसकी डिटेल्स देनी है, मतलब परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी एक्सेट्रा। उसके बाद आएगी अगर आप कोई रिलीफ क्लेम करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल। रिलीफ मतलब एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपको एरियर्स मिला है सैलरी का, पिछले सालों की जो सैलरी थी उनका इस साल में आपको एरियर्स मिला है, तो अभी होगा क्या इससे, अगर आपको एरियर्स मिल रहा है तो अगर वो पिछले साल में या पुराने सालों में अलग अलग साल में मिल गई होती तो आपको उस साल वो इनकम बढ़ गई होती उन सभी सालों में, और इनकम बढ़ जाने की वजह से हो सकता था कि आप नीचे जो रेट है, मतलब 10 या 20% के रेट है, उसमें आपकी टैक्सेबल सैलरी वो आ जाती, और आपको एक साथ मिल रहा है उसकी वजह से आप सीधे 30% के इनकम टैक्स स्लैब में इस साल चले जा रहे हैं, तो इसकी वजह से आपका टैक्स अचानक से वो बढ़ रहा है। तो ऐसे केसेस में अगर आप एलिजिबल है तो वो पूरी गिनती करनी पड़ती है डिटेल में, तो आपको टैक्स रिलीफ मिल सकती है। तो उसके लिए आपको जो एरियर मिला है वो कौन कौन से साल को बिलोंग कर रहा है, वो पूरी हर एक ईयर वाइज उसकी डिटेल देनी होगी। और आपने जो भी एडवांस में टैक्सेस पे किए हुए हैं, जहां जहां से आपके टीडीएस कटे हैं, वो सभी डिटेल्स आप जैसे ही अपने टैक्स कंसल्टेंट या सीए को देंगे, वो आपका फॉर्म नंबर 26AS निकालेगा और उसके साथ मैच करना होगा। अगर उसमें भी कोई मिसमैच हुआ तो उसके भी जवाब से मांगे जा सकते हैं। और माइनर की इनकम भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ज्यादातर लोग इसको कंसिडर करते ही नहीं है। मतलब बच्चों की जो इनकम हो रही है, बच्चों के नाम के जो एफडीआर है, उनको अगर और भी कोई इनकम हो रही है तो उसका क्या होगा, तो उसके बारे में आंसर ये है कि माइनर मान लीजिए कि अपनी खुद की स्किल की वजह से कुछ कमा रहा है। मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो कोई पेंटर है या कोई मैजिशियन वगैरह के वो कोई शो कर रहा है, तो अपनी स्किल के हिसाब से अगर वो आमदनी अर्न कर रहा है तो वो आमदनी उसकी खुद की आमदनी गिनी जाएगी, और पेरेंट की आमदनी के साथ उसको क्लब नहीं करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में माइनर का अलग से आपको इनकम टैक्स पैन लेना होगा और उसका इनकम टैक्स रिटर्न भी अलग से भरा जाएगा। लेकिन मान लीजिए उसको पैसिव इनकम हो रही है, उसकी स्किल की वजह से नहीं हो रही है, लेकिन उसके पास जो आपकी दी गई हुई गिफ्ट है, या तो आप ही ने उसके नाम पे कोई एफडीआर वगैरह बनवा दी है, तो उसका जो ब्याज वगैरह मिल रहा है, मतलब ये जो पैसिव इनकम है वो सभी इनकम है,
वो माइनर की जो इनकम है वो उसकी खुद की इनकम नहीं गिनी जाएगी। इसकी वजह से होगा ऐसा कि माइनर के जो पेरेंट्स हैं उसमें से मतलब मदर या फादर उसमें से जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी उसकी इनकम के साथ माइनर की इनकम मर्ज कर दी जाएगी और बाद में जिसके साथ ये मर्ज की होगी पहले साल में उसी के साथ बाकी के सभी सालों में उसको मर्ज करना शुरू रखना होगा जब तक कि वो माइनर मेजर ना हो जाए, मतलब 18 साल की उम्र ना हो जाए उसकी, तब तक इसी प्रकार से आगे बढ़ना होगा। और पेरेंट्स को ये जो इनकम मर्ज हो रही है माइनर की उनके साथ, उसके लिए सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 के तहत अप टू ₹1500 पर एनम का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं वो लोग। तो इस तरह से माइनर की इनकम भी जोड़नी है। तो ये सभी हेड्स ऑफ इनकम थे, ये सभी कॉमन या बेसिक डॉक्यूमेंट्स हम कह सकते हैं, वो सब आपको इकट्ठा करने होंगे। बाद में आप आपका ITR भर सकते हैं। मैं काफी संबंधित वीडियोस की जो लिंक है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और फिर भी अगर मान लीजिए आपके दिमाग में और भाई कोई क्वेश्चन आ रहा है इस बात को लेके, तो आप जरूर से हमें इस वीडियो के कमेंट में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिए। और ऐसे ही अलग अलग विषयों पे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करने के बाद में पास में जो वहां पे बेल आइकॉन दिया गया है उसको आप जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको ऑल नोटिफिकेशंस, मतलब हम जो जो वीडियो अपलोड करेंगे उन सभी के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत ही मिल जाएंगे। धन्यवाद।